इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, मोमेंटम इज ऑल्सो कंजर्व। इन इलास्टिक कोलिजन में सिर्फ मोमेंटम कंजर्व होता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो डेफिनेशन नोट की जाए, कोलिजन इन विच ओनली मोमेंटम इज कंजर्व एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। मोमेंटम कंजर्व है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। तो इट्स अ कोलिजन इन विच only momentum is conserved and kinetic energy is not conserved। आगे समझ में, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में जितने कोलिजन्स दिखाई देते हैं दे ऑल आर इन इलास्टिक कोलिजन्स। तो एक एग्जांपल लिख लो, नोट करो। कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, व्हीकल्स में सारे आ गए, ठीक है, कोई भी दो व्हीकल्स, स्कूटी, साइकिल, कार, ट्रक, बस, टेम्पो, ट्रैक्टर, ट्रेन, सब। नेक्स्ट, कोलिजन बिटवीन टू बॉल्स, कोई भी दो बॉल्स में कोलिजन हो रहा है। कोलिजन बिटवीन बॉल एंड बॉल, बॉल एंड बॉल, दे ऑल आर इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, एक होता है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली, ये कौन सा होता है? ध्यान दो, कोई एक बॉडी है, जैसे एक ब्लॉक रखा हुआ है, वुडन ब्लॉक, बुलेट फायर की, बुलेट हिट्स द ब्लॉक, अब दोनों सेम स्पीड से मूव कर गए। प्रैक्टिकली पॉसिबल। एक कार है, धीरे धीरे चल रही थी, पीछे से ट्रक आया, ज्यादा स्पीड पे था, उसको साथ ही घसीट के ले गया। तो कोलिजन के बाद दोनों दोनों की स्पीड सेम है। वो सारे कोलिजन जिनमें कोलिजन के बाद बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं, दे आर कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। डेफिनेशन नोट करो, collisions in which both the bodies after the collisions in which both the bodies after the collision move with the same velocity, they are called inelastic collisions। आगे समझ में, तो inelastic collision में collision के बाद velocity कितनी होगी, जरा अब इसका भी फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ध्यान दो, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, वेलोसिटी u1 एंड u2। जनरली ऐसा दिया होगा ये रेस्ट पर है और ये मोशन में, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये मोशन में है और ये पीछे जाकर को लाइक करती है और फिर दोनों सेम स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, m1 और m2 दोनों। क्लियर? अब देखो जरा, सिर्फ मोमेंटम कंजर्व्ड है, कोलिजन बीइंग इनइलास्टिक, ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना होगा? मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी m1u1, सर मास को लिखे नहीं आपने, प्लस m2u2। ओके, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये कितना होगा? m1 प्लस m2 इंटू v, एंड मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू v इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2। दैट मीन्स v इक्वल टू m1u1 प्लस m2u2 बाय m1 प्लस m2। आ गया समझ में? अब इसमें वो कंडीशन ऐड करनी है, अगर ये इनिशियली रेस्ट पर हो, इफ u2 इज 0, फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही दिया होता है कि ये बॉडी रेस्ट पर है तो u2 0 ले लो, क्या बच गया? m1u1 बाय m1 प्लस। क्लियर है? नोट किया जाए, कैरम जब खेलते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, क्या बॉडी सेम स्ट्रेट लाइन में मूव करती है? कॉइन, स्ट्राइकर, डू दे मूव इन द सेम स्ट्रेट लाइन? नहीं,
हमने जितने भी कोलिजन पढ़े हैं, जो भी एग्जांपल्स, इनमें ये मानकर चल रहे हैं कि एक ही लाइन में मूव कर रही है। डायरेक्शन अपोजिट हो सकते हैं बट दे आर मूविंग इन द सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन कैरम में तो ऐसा होता है, कॉइन है, स्ट्राइकर ने यहां आकर हिट किया तो ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। दैट्स कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इसमें जो मोशन हुई दो डायमेंशन में हुई। इन पर भी क्वेश्चन आ सकता है, तो नोट किया जाए, सच कोलिजन्स दे आर कॉल्ड कोलिजन इन टू डायमेंशंस। इन्हें ऑब्लिक कोलिजन भी बोलते हैं। कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन, नोट करो क्या होते हैं ये। दो बॉडीज हैं, मास m1 और इसका m2, वेलोसिटीज u1 एंड u2। u2 जीरो भी हो सकती है, ठीक है। ये बॉडी रेस्ट पर भी हो सकती है। कोलिजन के बाद एक बॉडी इधर आ गई, एक इधर आ गई, हो सकता है ऐसा, यस। m1 इधर आ गई, वेलोसिटी कितनी है v1, और m2 इधर आ गई, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2। एंगल θ1 एंड θ2। कुछ मत लिखो, समझो एक बार, फिर एक साथ लिखो, ठीक है। कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझ में आना जरूरी है, वरना याद नहीं होगा। पे अटेंशन, टू बॉडीज, masses m1 and m2 having velocities u1 and u2। ये जीरो भी हो सकती है, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में दिया होता है, तो फॉर्मूले में u2 की जगह जीरो ले लो। कोलाइड होने के बाद दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करें, सो दे आर मूविंग अलोंग टू डिफरेंट डायरेक्शंस, तो दैट्स अ कोलिजन इन टू डायमेंशंस। एक इधर चली गई, वेलोसिटी v1, एक इधर आ गई, वेलोसिटी v2। एंगल दोनों का v1 एंड θ1 एंड θ2। इसका मोमेंटम कितना होगा और इसका कितना होगा m2 v2। वेरी क्लियर। मोमेंटम को रिजॉल्व करो, इस मोमेंटम को रिजॉल्व किया जाए अलोंग टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस। ये कंपोनेंट किसके इक्वल होगा m1 v1 cos θ1, और ये m1 v1 sin θ1, ठीक है। इसको भी रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट तो यही आ जाएगा, एक इधर होगा, ये कितना होगा m2 v2 cos θ2, और ये m1 v1 नहीं m2 v2 sin θ। कंपोनेंट समझ में आ गए, ठीक है। अब अलोंग एक्स एक्सिस अलग से वैल्यूज नोट करेंगे और अलोंग वाई एक्सिस अलग से नोट करेंगे। तो ध्यान दो, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस कितना होगा, देख के बताओ। m1 u1 प्लस m2 u2, आ गया समझ में। अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कितना होगा m1 u1 एंड m2 u2। आफ्टर द कोलिजन कितना होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन अलोंग एक्स एक्सिस। डायग्राम में देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, और मोमेंटम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। इसका मतलब दोनों मोमेंटम इक्वल होंगे, तो इक्वेट करके लिख दो। इसमें कुछ डेराइव नहीं करना है, आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए। कोई क्वेश्चन आ जाए तो लिख सकते हैं, हम कुछ ना कुछ वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। m2 v2 cos θ2, क्लियर है। ऐसे ही y एक्सिस के अलोंग, तो मोमेंटम बिफोर कोलिजन अलोंग y एक्सिस, कोई बताएगा कितना होगा अलोंग y एक्सिस। कोलिजन से पहले y एक्सिस के अलोंग कोई मोशन नहीं है, तो मोमेंटम कितना होगा जीरो। एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन
along y axis. Collision along y axis. ध्यान से देखो, डायग्राम में आंसर दिखाई दे रहा है, इसके इक्वल होगा m1v1 साइन थीटा 1 माइनस, माइनस क्यों होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से दोनों इक्वल होंगे, तो m1v1 साइन थीटा 1 माइनस m2v2 साइन थीटा 2 किसके इक्वल होगा, 0 के। तो m1v1 साइन थीटा 1 इक्वल टू m2v2 साइन थीटा 2। दो इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं, बस इनको और सॉल्व नहीं करना, यहीं छोड़ दे, नोट करो। नेक्स्ट इज एनर्जी possessed by expanded or compressed spring। नोट करो, एनर्जी possessed by expanded or compressed spring। सिंपल सा डेरिवेशन है। वी हैव अ स्प्रिंग, अगर हम इस पर फोर्स लगाएं तो एक्सपैंड हो जाएगा, ऐसे खींच सकते हैं या ऐसे कंप्रेस भी कर सकते हैं। दोनों केस में इसमें एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, फॉर्मूला चाहिए। मान लो ये इतना एक्सपैंड हो जाए, फोर्स जितनी ज्यादा लगाएंगे एक्सपेंशन उतनी ज्यादा होगी। तो एफ एंड एक्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एफ इक्वल टू एनी कांस्टेंट k into x। This k is called, either we call it spring constant or it's also called force constant, spring constant और force constant। ठीक है, अब ध्यान दो, इफ वी पुल इट थ्रू स्मॉल डिस्टेंस dx तो वर्क डन कितना होगा, मानो थोड़ा सा खींचा इसको, वर्क डन कितना होगा, f इंटू dx। और f किसके इक्वल होता है, हेलो, f किसके इक्वल होता है, kx। क्लियर, तो इंटीग्रेट कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। टोटल वर्क डन विल बी k इंटू इंटीग्रल ऑफ x इंटू dx। x का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। तो एनर्जी स्टोर कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके इक्वल आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रल का फॉर्मूला याद है किसी को, एक्स रेज टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, एक्स रेज टू पावर एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1। तो अगर ये x है मतलब एक्स रेज टू पावर 1, अब इसको इंटीग्रेट करो, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आता। ठीक है, नोट करो, इसका एक ग्राफ होता है वो भी प्लॉट करते हैं। U रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, और ध्यान से देखो इट्स प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर स्क्वायर आ जाए तो क्वाड्रेटिक रिलेशन हो गया, तो इनका ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्सपेंशन। ध्यान दो, कंप्रेशन भी हो सकती है स्प्रिंग में और एक्सपेंशन भी हो सकती है। तो यहां पर एनर्जी और यहां डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ, ग्राफ कैसा होगा, पैराबोला। ठीक है, और अगर इसको उल्टा बना दें तो ये तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी का, ये किसका हो गया, काइनेटिक एनर्जी का। स्प्रिंग को खींचकर अगर छोड़ दें तो मूव करेगा, वाइब्रेट करेगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, और पोटेंशियल कम होगी तो काइनेटिक ज्यादा होगी।
ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए।